बाज़ औक़ात डॉक्टर के मशवरे के बगैर लोग एंटीबायोटिक शुरू कर लेते हैं। सेल्फ मेडिकेशन की वजह से ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस बढ़ रही है। हमने मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट टाइफॉइड बना दिया है। 80% से ज़्यादा गला खराब, जुकाम, नज़ला जो है वो वायरल है और 80% से ज़्यादा जो पेट की बीमारियां हैं वो भी वायरल है। हम उसके लिए एंटीबायोटिक इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं जो कि गलत तरीका है। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में एंटीबायोटिक अद्वियात से मुतालिक आगाही का आलमी हफ्ता मनाया जा रहा है। हर साल 18 नवंबर से 24 नवंबर तक ये हफ्ता मनाया जाता है, जिसका मकसद ये है कि लोगों को समझाया जा सके कि एंटीबायोटिक का बेजा, मुसलसल और गलत इस्तेमाल न सिर्फ दवाओं का असर कम कर रहा है बल्कि आम से इन्फेक्शन को भी ख़तरनाक बीमारी में बदल सकता है जो मौत का सबब बन सकती हैं। और इस साल इस हफ्ते का मौजू ये है कि अभी कदम बढ़ाएं, अपने हाल की हिफाजत करें, अपने मुस्तकबिल को महफूज बनाएं। यानी आज समझदारी दिखाएंगे तो कल हमारी और हमारी जो आने वाली नस्लों की सेहत है वो ज़्यादा महफूज होगी। माहिरीन के मुताबिक हर साल तकरीबन 7 लाख के करीब अफराद एंटीबायोटिक के खिलाफ मुदाफ़ित पैदा हो जाने की वजह से मौत के मुंह में चले जाते हैं। एंटीबायोटिक के खिलाफ मुदाफ़ित पैदा होने के बायस साल 2030 तक 30 करोड़ अफराद मौत का शिकार हो सकते हैं, जो कि बहुत बड़ी तादाद है। और आलमी इदारा सेहत के मुताबिक पाकिस्तान में 70 से 80% एंटीबायोटिक्स अद्वियात का इस्तेमाल गलत तरीके से हो रहा है, जिसका एक वाज़ेह सबूत टाइफाइड की एंटीबायोटिक्स अद्वियात के खिलाफ पैदा होने वाली मुदाफ़ित है। चंद साल कबल तक जिन अद्वियात से टाइफाइड का इलाज मुमकिन था वो अब कारामद ही नहीं रही है। और आखिर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस क्या है, ये हमारे लिए क्यों खतरा बन रही है और इस मसले से कैसे बचा जा सकता है, इसी पर बात आज हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं फातिमा मेमोरियल अस्पताल की एसोसिएट प्रोफेसर ऑफ मेडिसिन डॉक्टर अर्जिंदा फातिमा साहिबा। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले तो वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। और कहिएगा कि आमतौर पर कौन सी बीमारी में हमें रिक्वायर होती है कि एंटीबायोटिक्स खाएं, क्योंकि हम देखते हैं बेजा इस्तेमाल हो रहा है। ज़रा सी कोई भी सर में दर्द है या कोई भी बुखार है तो एंटीबायोटिक्स शुरू कर देते हैं, तो कब रिक्वायर होती है? जी अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो शुक्रिया आप लोगों ने मुझे यहाँ मदऊ किया और ये एक इतना अहम मौजू है जिस पर पहले कभी बात नहीं हुई मेरा ख्याल से। ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, स्पेशली पाकिस्तान में जहाँ ज़रा सा खांसी, ज़ुकाम और छींक आई और एंटीबायोटिक शुरू कर दी। बाज़ औक़ात डॉक्टर के मशवरे के बगैर लोग एंटीबायोटिक शुरू कर लेते हैं, ये सोचते हुए कि मेरे हमसाए को जब गला ख़राब हुआ था तो उसको ये दवाई दी गई थी, मैं भी यही खा लूँ। मेरे बच्चे को पिछले साल डॉक्टर ने ये दवाई दी थी तो अब वही सिम्टम्स है, मुझे दोबारा ले लेनी चाहिए। इस तरह सेल्फ मेडिकेशन की वजह से ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस बढ़ रही है। बहुत सारी एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल गैर ज़रूरी हो रहा है। 80% से ज़्यादा इन्फेक्शंस वायरल होती हैं जिसमें एंटीबायोटिक यानी एंटीबैक्टीरियल काम नहीं करती। वायरल इन्फेक्शंस के लिए वो सेल्फ लिमिटिंग होती हैं, वो 5 से 7 दिन में खुद इन्फेक्शन ठीक हो जाती है। हमने सिर्फ उसमें सपोर्टिव केयर देनी होती है, जैसे घर में जो शानदा है या हॉट फ्लूइड्स हैं, या आप हेल्दी डाइट, हेल्दी लाइफस्टाइल रखें। प्रिवेंशन ज़रूरी है, एंटीबायोटिक इतनी ज़रूरी नहीं है। गैर ज़रूरी एंटीबायोटिक के इस्तेमाल की वजह से बैक्टीरिया रेजिस्टेंस डेवलप करते जा रहे हैं। यानी एक बैक्टीरिया जो पहले एक एंटीबायोटिक से मर सकता था अब वो उसके खिलाफ रेजिस्टेंट हो गया है और हमें नेक्स्ट टाइम उससे स्ट्रॉन्गर एंटीबायोटिक यूज़ करनी पड़ती है। डॉक्टर साहब, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस बढ़ने की सबसे बड़ी बुनियादी वजूहत क्या है, और जब ये रेजिस्टेंस ख़त्म हो जाएगी, मुदाफ़त ख़त्म हो जाएगी, तो फिर क्या हम स्टीरॉइड्स की तरफ जाना पड़ेगा, क्या करते हैं फिर? हमारा फ्यूचर बहुत ख़तरनाक नज़र आ रहा है। जैसे आपने बताया 2030 WHO ने मार्क किया है कि वो ईयर है जब एंटीबायोटिक्स शायद काम करना बिल्कुल छोड़ देंगी और उस वक्त लोगों की जान बचाने के लिए हमारे पास क्या होगा, हम एंटीबायोटिक की जगह क्या इस्तेमाल करेंगे। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस डेवलप होने की 2 बड़ी वजूहत हैं। एक सेल्फ मेडिकेशन, यानी लोग खुद इलाज करते हैं, अपना इलाज खुद ही तजवीज़ कर लेते हैं, खुद अपनी मर्ज़ी से केमिस्ट से जाके कभी अमॉक्सिल ले ली, कभी सेफ्स्पैन ले ली, कभी एजोमैक्स ले ली, फिर 2 दिन खाई और छोड़ दी। ये जो कोर्स मुकम्मल नहीं होता उसकी वजह से रेजिस्टेंस ज़्यादा डेवलप होती है। दूसरा रीज़न इसमें कुछ कसूर हम डॉक्टर्स का भी है, डॉक्टर्स एंड क्वैक्स। जो हर गली गली में डॉक्टर बैठे हुए हैं, वो शायद उनके पास मुस्तनद डिग्रीज भी नहीं है, वो एंटीबायोटिक
अब आप अच्छा, वो उनकी कोई अपनी ही सिरप होते हैं सिरप जिस भी पे ना होते कोई हैं नामो निशान है, और अपनी अब तो गोलियां आप होती हैं। हैरान होंगे कि छोटी सी इन्फेक्शन के लिए इंजेक्टेबल एंटीबायोटिक इस्तेमाल किए जा रहे हैं। जी। हमारे पास हॉस्पिटल में ड्रिप्स उनकी कमाई का बड़ा जरिया है। जी कमाई का जरिया है। और हमारे पास हॉस्पिटल में टाइफॉइड फीवर के साथ, जैसे अभी आपने जिक्र किया, जी। टाइफॉइड के केसेस आते हैं जो कहीं से अपने गली मोहल्लों से इंजेक्टेबल एंटीबायोटिक्स 2-2 3-3 दिन लगवा के आए होते हैं और अब रेजिस्टेंस डेवलप हो चुकी होती है। हमारे पास अब कोई ऑप्शन नहीं रहती, फिर हमें हाईएस्ट एंड मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट एंटीबायोटिक की तरफ जाना पड़ता है, जिस पे खर्चा भी बहुत ज़्यादा होता है और मरीज़ का हॉस्पिटल स्टे भी बढ़ जाता है, ज़्यादा दिन हॉस्पिटल में स्टे करना पड़ता है। एक सिंपल सी इन्फेक्शन को हमारी अपनी कोताही की वजह से हमने मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट टाइफॉइड बना दिया है। मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट पाकिस्तान में सबसे पहले यहाँ आइडेंटिफाई हुआ, कराची में, और पाकिस्तान का ही मसला है, इस रीजन का मसला है। उसकी वजह ये है कि हमारे यहाँ एंटीबायोटिक कंट्रोल का कोई इदारा नहीं है। केमिस्ट के पास जाते हैं, जो दवाई मांगता है दे दी जाती है। ओवर द काउंटर एंटीबायोटिक्स किसी भी मुल्क में ओवर द काउंटर दस्तयाब नहीं होती हैं। आप वेस्ट में चले जाएं, डेवलप्ड कंट्रीज में चले जाएं, वहाँ रूल्स एंड रेगुलेशन है। केमिस्ट आपको डॉक्टर की प्रेस्क्रिप्शन के बगैर एंटीबायोटिक नहीं दे यहाँ तो सकते। इवन जाते हैं और कहते हैं ना, नींद की दवाई दे दें, नींद नहीं आ रही, वो सोने के लिए आपको दवाई दे देते हैं। प्रेस्क्रिप्शन मेडिकेशंस हैं, वो अलाउड ही नहीं है और यहाँ वो मिल जाती हैं। Easily और मिल जाती हैं। एंटीबायोटिक्स भी हर तरह की मिल जाती है। ये ऐसे है जैसे हम ग्रोसरी स्टोर से जाके अंडे डबल रोटी लेते हैं, उसी तरह केमिस्ट की दुकान से जाके प्रिस्क्रिप्शन की बात की है तो मतलब लोग सेल्फ मेडिकेशन के इतने आदी है, वो प्रिस्क्रिप्शन भी संभाल लेते हैं कि कहीं ना कहीं कि कल को किसी को होगा तो एक सवाब की नीयत से उसे शेयर कर देंगे कि भाई मुझे इससे फ़र्क पड़ेगा। ये बताना बड़ा ज़रूरी है, ये नुक्ता समझाना बड़ा ज़रूरी है। ऑन अ सीरियस नोट कि हर किसी का मसला हर किसी का डिफरेंट हो सकता है, आपसे मुख्तलिफ हो सकता है। इस बारे में ज़रा बताइएगा, अवेयर कीजिएगा देखने वालों को। इसमें ये तो हमारी हुकूमत का भी इसमें काम है कि स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस करें। फार्मासिस्ट को बैन किया जाए कि वो किसी के प्रेस्क्रिप्शन पे मेडिसिन इस तरह ना दें। पेशेंट का नाम, उसका आइडेंटिटी नंबर और डेट के मुताबिक चेक करें कि ये उसी की प्रेस्क्रिप्शन मेडिकेशन है और सिर्फ उतनी डोजेस दी जाएं जितनी डॉक्टर ने लिखी हुई हैं। एक अभी आपने टाइफॉइड का जिक्र किया है, उससे ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम पाकिस्तान के लिए ट्यूबरकुलोसिस है। अच्छा, टीबी भी अब बाकी सारी दुनिया से इरेडिकेट हो चुकी है, पाकिस्तान, इंडिया और कुछ ममालिक में रह गई है। हमारे पास ट्यूबरकुलोसिस भी मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट है। मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट से भी नेक्स्ट लेवल अब आ चुकी है XDR, एक्सट्रीमली ड्रग रेजिस्टेंट, जो टीबी की दवाई सस्ते दामों मिल जाती थी और आराम से टीबी को 6 महीने में क्योर कर देती थी। अब उसके टीबी का बैक्टीरिया उससे रेजिस्टेंट हो गया है। हमें सेकंड लाइन एंटी टीबी ड्रग्स की तरफ जाना पड़ता है, जिनकी प्राइस भी बहुत ज़्यादा है और कोर्स का ड्यूरेशन भी 2 साल है। अच्छा डॉक्टर साहिबा, ये तो आपने बता दिया ना, इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं? क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो बीमारी में मुब्तला हैं, ऑलरेडी शुगर पेशेंट हैं, डायबिटिक हैं, वो भी एंटीबायोटिक्स खुद से ही ले रहे होते हैं क्योंकि मेडिकल उनकी हिस्ट्री तो वो तो डॉक्टर जान के करता है, मेडिसिन वगैरह देता है, तो वो कितनी खतरनाक? बिल्कुल ठीक आपने फरमाया कि जो मरीज़ पहले से इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज हैं, यानी उनकी कुव्वत मुदाफ़त पहले ही कम है, या वो शुगर पेशेंट्स हैं या आर्थराइटिस हैं या किसी वजह से वो स्टीरॉयड अद्वियात ले रहे हैं, उनकी कुव्वत मुदाफ़त कम होती है, उनको इन्फेक्शंस होने का रिस्क ज़्यादा होता है। अगर उनको हम बिला सोचे समझे एंटीबायोटिक्स देते जाएंगे तो रेजिस्टेंट बग्स डेवलप होंगे और फिर उन लोगों में इन्फेक्शन को ट्रीट करना और उनके लिए जानलेवा साबित हो सकती है इस तरह की इन्फेक्शन। अच्छा डॉक्टर साहब, ये भी बता दीजिएगा कि जिस तरह हम बात कर रहे थे वायरल के हवाले से और फिर एंटीबायोटिक्स के हवाले से, तो मतलब लोगों को वैसे तो डॉक्टर के पास ही जाना चाहिए ऑब्वियसली, लेकिन ये वायरल और बैक्टीरियल, इस पे फ़र्क किस तरह से करना है? अगर वो नहीं जा पाते तो वो उन्हें किस तरह से ये समझाया जा सकता है आसान लफ्ज़ों में? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपको मैं बताऊं कि 80% से ज़्यादा गला ख़राब, ज़ुकाम, नज़ला जो है वो वायरल है और 80% से ज़्यादा जो पेट की बीमारियाँ हैं, इसहाल, दस्त, डायरिया, वो भी वायरल है। रोटा वायरस, वेरी कॉमन वायरस। तो हम उसके लिए एंटीबायोटिक इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं, जो कि गलत तरीका है। डिफ्रेंशिएट तो खैर डॉक्टर करेंगे, आपको चाहिए कि अगर तबीयत ख़राब है तो डॉक्टर को ही दिखाएं, लेकिन थोड़ा सा मैं इसमें डिफरेंस ये बता दूंगी कि वायरल इन्फेक्शन में आम तौर पे
बहुत तेज़ बुखार नहीं होता। गले की इन्फेक्शन में जिस तरह आपको एग्जांपल जी। दूँ, उसमें थ्रोट के अंदर डॉक्टर एग्जामिन करके देखेगा पस पॉइंट्स तो नहीं है या वेरी हाई ग्रेड फीवर, और उसके साथ कुछ ब्लड टेस्ट्स हैं जिससे हमें पता चलता है। CBC एक सिंपल सा टेस्ट है ठीक। जिसमें हम वाइट ब्लड सेल काउंट देखते हैं, उसके डिफरेंट सेल टाइप्स देखते हैं। बैक्टीरियल इन्फेक्शन में न्यूट्रोफिल्स बढ़ते हैं, वायरल इन्फेक्शन में लिम्फोसाइट्स बढ़ते हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो डॉक्टर देख के अंदाज़ा कर सकते हैं। सही। और 2-3 वायरल इन्फेक्शन आमतौर पे 2-3 दिन में खुद ठीक हो जाती है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये अब बैक्टीरिया ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया है या फिर हम जो हैं, हमारी मुदाफ़े जो है वो इस हद तक चली गई है कि हम देखते हैं कि पहले जिस तरह से आपने जो नाम लिए एजोमैक्स है या और भी दूसरी जो अद्वियात हैं, वो 250 भी काफ़ी होती थी, वो दी जाती थी। अब 500 से नीचे कोई बात ही नहीं करता, और वो भी आपको कहते हैं ट्वाइस अ डे आपने लेनी है। बैक्टीरिया ज़्यादा ताकतवर हो गया है, और बैक्टीरिया को ताकतवर बनाने वाली हमारी गलतियाँ हैं, हमारी गलती। क्योंकि हमने रॉन्ग डायग्नोसिस, मिस डायग्नोसिस और गलत डोजेज में दवाइयाँ देते रहे हैं। बैक्टीरिया के लेवल पे जेनेटिक मॉडिफिकेशन हो जाती है, तो अब वो बैक्टीरिया रेजिस्टेंट हो गया। जो हमारी सिंपल अद्वियात थी, पेंसिलिन्स थी, वो अब बिल्कुल रेजिस्टेंट हो गई हैं। जो सस्ती भी थी, आराम से इन्फेक्शन भी ट्रीट हो जाती थी। सेफ्लोस्पोरिन्स कुछ 10 साल पहले ये ग्रुप आया अद्वियात का, अब वो उससे भी रेजिस्टेंस डेवलप हो गई है। और अब जो लेटेस्ट आजकल हम यूज़ कर रहे हैं कार्बापेनम्स, काफ़ी एक्सपेंसिव मेडिसिन हैं, इंजेक्शन फॉर्म में अवेलेबल हैं। अभी रिसेंटली 1-2 रिपोर्ट्स मैंने देखी हैं टाइफॉइड की, जिनमें कार्बापेनम रेजिस्टेंस है, और पूरी वो कल्चर रिपोर्ट में सब एंटीबायोटिक्स की लिस्ट से रेजिस्टेंस है। अब कुछ बचा और हम नहीं है देखते हैं कि जिससे डॉक्टर उस मरीज साहब का इसमें इलाज मार्केटिंग भी बहुत ज़्यादा हो रही है। दवाइयाँ बेचने वाले सिलसिला भी, ये हम देखते हैं, ये भी एक प्रॉपर माफिया है जो काम कर रहा है। एग्जैक्टली। तो वो ये सारी कंडीशन में, जिस तरह से आप भी बता रही हैं कि आगे आने वाले वक्तों में बीमारियाँ बढ़ती जाएंगी और दवाइयाँ काम नहीं करेंगी, तो फिर ये मेडिकल साइंस के लिए कितनी कॉम्प्लिकेशंस होंगी? जी, मेडिकल साइंस एक ऑनगोइंग फील्ड है और हर वक्त रिसर्च हो रही है। पाकिस्तान में रिसर्च कम है, वेस्ट में ज़्यादा हो रही है, लेकिन डेफिनेटली रिसर्च ये कर रही है कि नई अद्वियात इजाद कर रहे हैं। तो एक नया एंटीबायोटिक ग्रुप आ जाता है, फिर कोई वैक्सीन्स आ जाते हैं, नई चीज़ें आ जाती हैं, लेकिन एट द सेम टाइम जो बैक्टीरिया की रेजिस्टेंस है वो उससे ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रही है। तो हम मैच नहीं कर पा रहे, और जो एंटीबायोटिक हम अभी तक हमारे पास हैं वो सब रेजिस्टेंट हो गई हैं। तो अब हमें वेट करना है कि नई एंटीबायोटिक या फिर कोई और, वो जो मूवीज में दिखाते हैं, कोई दूसरी दुनिया बैक्टीरिया इतना स्ट्रांग हो जाता है कि इंसानों के मुखालिफ ही शुरू बिल्कुल, ये बैक्टीरिया ही शायद वो एलियन है, जो एलियन इन्वेजन होने वाली थी ना, वो शायद ये बैक्टीरिया है जो रेजिस्टेंट बैक्टीरिया ये दुनिया में। अच्छा डॉक्टर साहब, ये वीक तो मनाया जा ही रहा है, ज़रा इस हवाले से भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि अब आगे आपको पता है सर्दी का मौसम है, स्मॉग है, तो गले के मसाइल होने हैं और इस तरह की चीज़ें होनी हैं। तो ये भी ज़रा मैसेज दे दें लास्टली कि लोगों को क्या करना चाहिए, एंटीबायोटिक को किस हद तक उन्हें अवॉइड करना चाहिए, कब लेनी चाहिए, इस हवाले से भी बताएं। जी बिल्कुल, लाहौर में रहने वालों के लिए स्मॉग एक बहुत बड़ा मसला है, और अभी शुरू हो गया है। जो हमारे एस्थमेटिक पेशेंट्स हैं या छोटे बच्चे हैं, स्कूल जाने वाले बच्चे हैं, वो खांसी, गले में खराश और ये चीज़ें शुरू हो गई हैं। तो प्लीज़ इस सिम्टम्स के साथ, ये क्योंकि स्मॉग से एलर्जी है, ये एलर्जी की वजह से सिम्टम्स आ रहे हैं, ये इन्फेक्शन नहीं है। तो इसमें एंटीबायोटिक की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा आपको एक तो मास्क का इस्तेमाल करें ताकि वो एलर्जेंस से महफूज रहें। एंटी एलर्जी का कर सकते हैं, एंटी हिस्टामिन्स एंड पेनाडोल जो ओवर द काउंटर अवेलेबल हैं। डू नॉट सेल्फ मेडिकेट, डू नॉट यूज एंटीबायोटिक्स फॉर सिंपल सोर। हर जगह के चैलेंजेस अपने हैं, लाहौर के अपने हैं, इस्लामाबाद की बात करें तो पोलन का अब आप देख लें कि वो भी सीजन है, वो भी एलर्जी शुरू हो जाती है लेकिन वो भी एलर्जी है, उसमें एंटीबायोटिक्स की ज़रूरत ही नहीं होती। एंटीबायोटिक्स हम रिजर्व रखते हैं उन पेशेंट्स के लिए जिनमें सुपर एडेड बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाए तो हम उसमें देंगे। बचाव की आपने बात की थी जी, तो क्यों ना हम प्रिवेंटिव मेजर्स यानी बचाव की तदाबीर इस्तेमाल करें और एंटीबायोटिक की ज़रूरत ही नहीं रहेगी। फॉर एग्जाम्पल अभी स्मॉग के केसेस में अगर हम मास्क इस्तेमाल करें, सिंपल एक मेजर है, बाहर निकलें मास्क यूज करें, घर पे हॉट लिक्विड्स का इस्तेमाल करें। जितनी हमारी ये मेम्ब्रेन्स वेट रहेंगी ना, तो बैक्टीरिया इन्वेड नहीं करता। जो शानदार गर्म पानी, गर्म चाय, इन चीज़ों का इस्तेमाल करें। इलाज से बेहतर परहेज है। गर्म कपड़े पहने, अपने आप को वार्म रखें। और इसी तरह पेट खराब बहुत कॉमन होता है, उसके लिए भी
ज़्यादातर एंटीबायोटिक की ज़रूरत नहीं होती। प्रिवेंशन क्या है, हमने हाथ धोने हैं, खाना साफ सुथरा इस्तेमाल छोटी करना छोटी है। चीज़ें जिनका ख्याल जिनको रखे हम follow महफूज करना है। रह सकते हैं बड़ी बड़ी बीमारियों से। बहुत शुक्रिया जी, डॉक्टर एक साहब आपके लास्ट वक्त। चीज़ मैं कहना चाहूँगी, प्रोबायोटिक्स। प्रोबायोटिक्स प्रोबायोटिक्स वो चीज़ है जो एंटीबायोटिक नहीं है, लेकिन वो बैक्टीरिया को, गुड बैक्टीरिया को प्रमोट करता है और हार्मफुल बैक्टीरिया को रोकता है। और हमारे पास जो बेस्ट एग्जांपल ऑफ प्रोबायोटिक है वो दही दही है। है, यस, योगर्ट। दही का जबरदस्त। इस्तेमाल करें खाने देखिए आपके में। पास घरेलू टोटके भी साथ साथ डॉक्टर साहिबा की वजह से आ गए हैं। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का।